माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न गुरुकुल इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर कंसेप्ट्स एंड एनहांसिंग योर नॉलेज फॉर वेरियस एग्जाम्स। पार्ट 1 में हमने नीट 2020 में आए हुए फिजिक्स के 12th क्लास के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब उसके बचे हुए क्वेश्चन हम ये सेकंड पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम पार्ट 1 में भी सॉल्व कर चुके थे, लेकिन यहां पर हम इसको फॉर्मूले वाली मेथड से भी आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। तो एक्चुअल में क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी सॉल्व हो सकता है और फॉर्मूले से भी सॉल्व हो सकता है। तो क्वेश्चन को हम दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स। तो क्या है हमारा? एलसीआर सर्किट है ना। एल बना दिया अपन ने, ये सी और आर तीनों कनेक्टेड है। क्या कर रहे हैं उसमें? व्हेन एल इज रिमूव्ड, एल को हम रिमूव कर देते हैं तो क्या सर्किट बनेगा? फर्स्ट केस में केवल सी और आर रहेगा। इस कंडीशन में क्या दिया हमको कि करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना दिया है हमको? π/3 दिया है। यानी हम फार्मूला लगा सकते हैं tan phi इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? xc अपॉन r। तो tan phi की वैल्यू हमको दी है π/3, तो हम इसको लिख सकते हैं tan π/3 इक्वल टू xc अपॉन r, और tan π/3 की वैल्यू होती है √3, तो इक्वल टू हो गया ये √3। इससे xc की वैल्यू निकल गई हमारी r√3। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस पे उन्होंने क्या बोला है कि व्हेन c इज रिमूव्ड, जब हम c को रिमूव कर देते हैं, c को रिमूव करेंगे तो सर्किट क्या बचेगा हमारा? l बचेगा और r बचेगा। इस कंडीशन में भी फेज डिफरेंस कितना मिलता है? π/3 मिलता है। सेम फार्मूला हम फिर से के लगा दें तो क्या मिलेगा हमको? tan phi इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा यहां पर? पहले xc था, दिया जाएगा xl अपॉन r। हम इसमें phi की वैल्यू भी π/3 रख देते हैं तो क्या √3, तो यहां डायरेक्टली रख देते हैं इसको √3, तो इससे xl क्या मिल जाएगा हमको? r√3। तो क्या मिल रहा है? इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम कि xl और xc दोनों कैसे हैं? बराबर है। यानी कि xl इक्वल टू मिल गया हमको xc। यानी ये कैसी कंडीशन हो गई? रेजोनेंस की कंडीशन हो गई। और रेजोनेंस की कंडीशन में चाहो तो आप डायरेक्ट थ्योरेटिकली लिख सकते हो कि जो पावर फैक्टर होता है वो +1 होता है। हम निकाल भी सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? cos phi इक्वल टू होता है r अपॉन z, और जब xl इक्वल टू xc हो जाते हैं तब r और z कैसे हो जाते हैं? इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं चलो उसको भी आपको बता देते हैं। z का जो फॉर्मूला होता है सबको पता होगा, r² प्लस xl माइनस xc का स्क्वायर और पूरे का रूट, ये z की वैल्यू होती है। जब मैं xl इक्वल टू xc रख दूंगा तो ये टर्म हो जाएगी 0, तो z इक्वल टू कितना मिलेगा हमको? r। तो जब मैं यहां पे r अपॉन z में z की जगह में r रखूंगा तो क्या मिलेगा? r अपॉन r, यानी कि क्या मिलेगा? 1। तो कुल मिला के पावर फैक्टर कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। तो इस तरह से आप इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और थ्योरेटिकली भी ध्यान रख सकते हैं कि जब एलसीआर सर्किट में से हम L को हटा रहे हैं और या फिर C को हटा रहे हैं, दोनों कंडीशन में यदि कभी भी फेज डिफरेंस यदि सेम आता है करंट और वोल्टेज के बीच में तो वो रेजोनेंस की कंडीशन ही होगी। और उस कंडीशन में जो इंपीडेंस है Z वो किसके इक्वल होगा? R के इक्वल होगा, और पावर फैक्टर हमेशा 1 होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या दिया फ्लक्स आपको? 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर falls on a non-reflecting surface at normal incident having surface area 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दिया है आपको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दो चीजें हो गई। इसके बाद में क्या निकालना है आपको? द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस
ड्यूरिंग टाइम स्पेन ऑफ 1 मिनट। टाइम इक्वल टू दिया आपको 1 मिनट, आपको एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी को इनसे हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। एनर्जी की यूनिट होती है, सबको मालूम है, जूल, है ना। अब इसको हम देखें किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। यदि आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है और डायमेंशन मालूम है आपको, या यूनिट का सिस्टम मालूम है, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वैसे अपने पास में डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, फ्लक्स इंटू डिनोमिनेटर में क्या है यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए एरिया का इंटू, और वाट यानी जूल पर सेकंड, ये भी अपॉन में आता, तो इसलिए यहां पे टाइम का भी इंटू कर देंगे। तीनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। पहले इससे निकाल लेते हैं। ये किस तरह से हमने निकाला है ये समझ में आना चाहिए आपको। कैसे निकला है ये 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मैं इसको 20 जूल पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं। तो देखिए अपॉन में क्या है, सेकेंड है और सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेकेंड यानी कि ये टाइम की यूनिट हो गई और सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एरिया की यूनिट हो गई। तो हमको जूल में लाना है, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दे इतने का, यानी कि सेकेंड मींस टाइम का मल्टीप्लाई कर दे, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एरिया का मल्टीप्लाई करे, तो हमारा फॉर्मूला बन गया। हम सीधे सीधे हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने से पहले हमको क्या करना है कि इसको सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट करके रखते जाएंगे। तो हम इसको रखते हैं यहां पर 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको 20 लिख दिया हमने। अब ये वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि जूल पर सेकंड है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, स्क्वायर में सेम यूनिट रहेगी तो कैंसिल हो जाएगा, तो इंटू 20 कर देते हैं। अब बात आती है टाइम। टाइम यहां पे पर सेकेंड है और यहां पे दिया 1 मिनट, तो इस मिनट को हम सेकंड में कर लेंगे। तो वो क्या 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या जाएगा आपका, यहां गया 24 और 1230, इतने जूल ये आंसर है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, यदि हम ऑप्शन में चेक करते हैं तो 24 वाला एक ही ऑप्शन है, उसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर जाएगा। और उसको आंसर के फॉर्म में यदि कन्वर्ट करना है तो इंटू 10⁻³ जूल कर दिया, तो हमारा ए वाला या फर्स्ट वाला अपना ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्यूम द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। क्या हमको दी वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू दिया है 600 नैनोमीटर, इज कमिंग फ्रॉम ए स्टार, कोई स्टार है उससे आ रही है, चलो इतनी वेवलेंथ आ रही है हमारे पास में। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज ए डायमीटर 2 मीटर। तो डायमीटर स्मॉल डी से शो कर दें, तो ये कितना दिया हमको, 2 मीटर दिया हुआ। हमको क्या निकालना है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, लिख देते हैं लिमिट ऑफ आपको निकालना है लिमिट और रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, 1.22 लैम्डा अपॉन डी, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकल जाएगा आपका। तो कितना है 1.22, लैम्डा कितना दिया हमको 600 नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो नैनोमीटर को मीटर में कर लेंगे तो 600 इंटू 10⁻⁻9, नैनो मीन्स 9, अपॉन डी डायमीटर मीटर में है तो मीटर में रहने दो 2, सिंपल सा। इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये 2 से कैंसिल होगा, आएगा 300। अब यदि हम इसमें देखें तो इन दो से पावर कम होगी तो -7 आ गई पावर। तो हम ऑप्शन देख रहे हैं तो सभी में क्या पावर दिखाई दे रही है हमको, -7 दिखाई दे रही है, यानी हम आगे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा हमको। तो 1.22 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 3.66, इतने रेडियन, ये आंसर है। तो कौन सा वाला आंसर है हमारा, 3.66 इंटू 3.66 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन, यानी कि ये हमारा थर्ड वाला आंसर है। तो थर्ड वाले पे हम उसको टिक कर लेंगे। चलिए
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के कंपोनेंट्स का रेशियो बताना है। ऑप्शन दिए हैं आपको 1:c, दूसरा दिया है 1:c², तीसरा c/1 और चौथा ऑप्शन हमारे पास पे 1:1। तो हमको ये मालूम है जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही है तो दोनों, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों क्या करते हैं वहां पर सेम एनर्जी इंपार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों की एनर्जी का रेशियो कितना आ जाएगा 1:1 आएगा। तो इस प्रकार से हम फोर्थ वाले आंसर पर क्लिक कर लेंगे, तो आंसर आया 1:1। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हमको, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। तो क्या दिया हमको, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, लिखते जाते हैं हम यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू दिया है आपको v वोल्ट। फिर क्या दिया है आपको, इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.227, यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं, तो कितना दिया है 1.227 इंटू 10⁻⁻² नैनोमीटर, इतने नैनोमीटर दी हुई है आपको। आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस v कैलकुलेट करना है। तो आपको देखना है लैम्डा और v में क्या रिलेशन है। लैम्डा और v का हम रिलेशन लिखते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू होगा 1.227 अपॉन √v। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, √v इक्वल टू 1.227 अपॉन लैम्डा। वैल्यू पुट कर दें तो क्या मिलेगा आपको 1.227 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है हमको 1.227 इंटू 10⁻⁻², तो ये ऊपर चला गया, ये दोनों पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा, स्क्वायर कर देंगे v निकालने के लिए, तो 10⁻² का स्क्वायर यानी 10⁻⁴ वोल्ट। इस प्रकार से 10⁻⁴ वोल्ट यानी कि हमारा सेकंड वाला आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर आइटम इज नॉट वैलिड। तो पहली बात तो जो ओर आइटम है वो किसके लिए वैलिड होता है, ऐसे एटम की सिस्टम के लिए वैलिड है जिसके आउटर मोस्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो पहला ऑप्शन हमको दिया हुआ है ड्यूट्रॉन एटम। तो ड्यूट्रॉन की बात करें तो ड्यूट्रॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इसके लिए वैलिड नहीं है। इसके अलावा जो आपको जो बाकी तीनों ऑप्शन दिए हैं, सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम, उसके आउटर मोस्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन, और सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम की आउटर मोस्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इनके लिए बोथ एटॉमिक मॉडल वैलिड है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया ड्यूट्रॉन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए यूरेनियम आइसोटोप्स 92 यूरेनियम 235 इस बम्बार्डेड विथ ए न्यूट्रॉन। तो इस पर क्या कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस जनरेट्स क्रिप्टॉन Kr, कितना है इसका 36 और 89 है ना, एंड 3 न्यूट्रॉन्स, प्लस कितना आ गया इसमें 3 न्यूट्रॉन है ना, ठीक है। चलो तो दूसरा एटम क्या होगा ये आपको इनको बताना है। आपके पास में 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहां देखें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, मास 1, यहां पर भी चार्ज 0, मास 1। तो हम इनके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी लगा सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लगा सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा रहे हैं, तो इस तरफ का कितना टोटल हो गया इनका, ये 92 टोटल है, यहां पर टोटल कितना है 36, और ये तो 0 है, तो इसका टोटल कितना आ गया 36 आ गया। तो जो नेक्स्ट पार्टिकल बनेगा, एमिट होगा, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 92 माइनस 36, तो कितना आ गया 56 आ गया।
तो वो वाला एटम एमिट होगा जिसका एटॉमिक नंबर 56 होगा। तो हम यहां ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है हमको, थर्ड वाला ऑप्शन बेरियम 56 है। तो आंसर क्या जाएगा आपका 56 बेरियम, और एक ही ऑप्शन है 144। तो ये आंसर है हमारा, सी वाला आंसर है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, यानी मास दिया हुआ है 0.5 ग्राम। क्या करना है, इसको एनर्जी निकालना है इसके इक्विवेलेंट। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, E इक्वल टू mc², वैल्यू पुट कर देते हैं। m की वैल्यू कितनी होगी 0.5 ग्राम है, उसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा तो 10⁻³ हो गया। c² मींस वैल्यू ऑफ c यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 9, 9 × 5 करेंगे तो 4.5 × 10⁻, ये कितनी हो गई 8 + 8 16, 16 में से 3 को हमने माइनस कर दिए तो आ गया 13। इतने जूल एनर्जी हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हम जब ऑप्शन देखते हैं तो हमको कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है आपको, 4.5 × 10⁻13 जूल। ये हमारा फोर्थ वाला आंसर है ना, फोर्थ वाला आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड ऑफ डीएनए इस 10⁻⁻20 जूल। तो एनर्जी दी है आपको 10⁻⁻20 जूल। द वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन है, आपको पहले से मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इस फॉर्मूले का आपको सिंपल से इस्तेमाल करना है। तो ये बिल्कुल लोअर क्लास के हिसाब से अपन क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, कि जब 1.6 × 10⁻⁻19 जूल है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो इतने जूल होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा था। उसी स्टाइल से कर देते हैं कि जब 1.6 × 10⁻⁻19 जूल है तो ये कितने के इक्वल है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। तो जब ये 10⁻⁻20 होगा जूल, तब क्या आंसर आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 10⁻20 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो +19, तो 10⁻⁻1 बचा अपॉन में 1.6, यानी 10⁻⁻1 को अपन ले सकते हैं 1/10 × 1.6 यानी 1/16। 1/16 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए इसको, यहां डिवाइड करके देख लेते हैं। 16 डिवाइडेड बाई 1, पॉइंट 1 है नहीं आ रहा तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 0 0 0, 16×96 तो कितना आएगा 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या फर्स्ट वाला आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है अपन μ0 मान लेते हैं। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 1.5 टाइम्स ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1.5 μ0। इतनी इंटेंस, इतनी फ्रीक्वेंसी का लाइट हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट करवा रहे हैं, इंसिडेंट ऑन द photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is double? इसकी फ्रीक्वेंसी को, जो इंसिडेंट लाइट है ना, ये कौन सा लाइट है, इंसिडेंट लाइट है। यदि मैं इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देता हूं, हाफ करूंगा तो कितनी हो जाएगी, ये 0.75 μ0 हो जाएगी ये, यानी कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी। तो यदि मैं इसकी इंटेंसिटी कितनी भी इंक्रीज करूंगा मैं, इलेक्ट्रॉनों का एमिशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों का एमिशन नहीं होगा तो इसलिए हमको कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारा क्या आंसर आने वाला है, सेकंड वाला आंसर आने वाला है कि करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। क्यों, क्योंकि जो इंसिडेंट लाइट है ये कैसा हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू।
तो हमको ये बताना है कि पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कब इंक्रीज होती है। दो ऑप्शन है अपने पास में, पहले तो हम देखें फॉरवर्ड और रिवर्स। तो कब बढ़ती है वो, फॉरवर्ड वाइस में डिप्लीशन लेयर की थिकनेस डिक्रीज होती है और रिवर्स वाइस में थिकनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यदि हम ऑप्शन देखते हैं तो इसमें क्या जाएगा, पहला ऑप्शन क्या है, बोथ फॉरवर्ड वाइस एंड रिवर्स वाइस, तो ये नहीं, फर्स्ट वाला कोई आंसर नहीं। सेकंड क्या है, इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट, ये भी गलत हो गया। थर्ड है फॉरवर्ड वाइस ओनली, वो भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, चौथा और लास्ट वाला कि रिवर्स वाइस ओनली। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, फोर्थ वाला। चलिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन देखते हैं। ये भी टोटल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारा, फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ये हमको देखना है। तो पहला ऑप्शन है बोथ एमीटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, तो बिल्कुल गलत। तो क्यों, क्योंकि यदि आप देखें ये अपन एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं, थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं इसकी। ट्रांजिस्टर में बीच वाले को सबको मालूम है, इसको अपन बेस कहते हैं, इसको एमीटर और इसको कलेक्टर कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। इसको कहा, इस जंक्शन को कहां रखते हैं अपन, फॉरवर्ड बायस में। और ये वाले जंक्शन को जनरली रिवर्स बायस में रखते हैं। ठीक है, क्या पहला ऑप्शन है हमारा, बोथ एमीटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, यस इट इज करेक्ट। फिगर से भी दिख रहा है कि बेस कैसा है आपका, हम इसको कम थिकनेस का बनाते हैं, तभी तो हमारे चार्ज कैरियर्स को क्रॉस करके, जंक्शन को क्रॉस करके एमीटर से कलेक्टर है, कलेक्टर से एमीटर ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो बेस को हम बहुत थिन बनाते हैं और कैसा रहता है वो, लाइटली डोप्ड रहता है। तो हमारा सेकंड वाला आंसर सही है। वैसे बाकी दोनों ऑप्शन क्या है उनको भी देख लेते हैं। सेकंड वाला वैसे आंसर है हमारा। थर्ड क्या बता रहा है हमको, बेस एमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव द सेम डोपिंग कंसंट्रेशन। ये बोल रहा है कि बेस एमीटर और कलेक्टर तीनों की डोपिंग सेम होती है, बिल्कुल गलत। बेस की डोपिंग बहुत कम होती है, एमीटर की डोपिंग कलेक्टर के कंपैरिजन में थोड़ी सी हैवी डोप्ड रहता है वो। बेस की डोपिंग सबसे कम एंड एमीटर इज डोप्ड हैवियर देन द कलेक्टर। फोर्थ वाला ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है हमको, बेस एमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव द सेम साइज। कहां से सेम साइज, कोई सेम साइज के नहीं होते, तो हमारा सेकंड वाला आंसर सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिक सर्किट का एक डायग्राम बना हुआ है, तो क्या बताना है इसकी जो ये ऑप्शन में दी हुई जो ट्रुथ टेबल्स है इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए पहले तो अपन इसको बूलियन फॉर्म में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों हमारे कौन से गेट है, नॉट गेट है। तो यहां से जो आउटपुट मिलेगा ये मिल जाएगा ए बार और यहां से आउटपुट मिलेगा बी बार। ये दोनों जाकर कहां एंटर हो रहे हैं, ये इतना सिंबल यदि होता तो ये आपका और गेट का होता, लेकिन ये बबल लगा हुआ है तो ये कौन सा गेट हो गया आपका, नॉर गेट हो गया। तो और गेट के लिए क्या सिंबल बनता है, यहां से क्या आउटपुट मिलने वाला है हमको, y इक्वल टू, यदि और गेट होता तो आपको मिलता ये दोनों इनपुट का प्लस, यानी कि ए बार प्लस बी बार। लेकिन यहां पर ये नॉर गेट लगा हुआ, बबल लगा हुआ है, तो इस पूरे का बार इस प्रकार से आ गया। इसको यदि अपन सॉल्व करें डी मॉर्गन थ्योरम लगाकर, तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू, थ्योरम क्या होती है थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। थ्योरम ये है आपकी a प्लस बी का बार इक्वल टू हम लिख सकते हैं a बार डॉट बी बार, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर अब इसमें हम लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमारा, ये बन जाएगा आपका a बार का बार इंटू बी बार का बार। तो a बार का बार बराबर क्या होता है, a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, a हो जाता है। तो y इक्वल टू आएगा a इंटू बी। a इंटू बी किसका बुलियन ऑपरेशन है, ये एंड गेट का बुलियन ऑपरेशन है, और एंड गेट का बुलियन ऑपरेशन सबको मालूम है कैसा होता है। यहां पर हम लिख देते हैं a, यहां b, यहां y। ऑपरेशंस में क्या कह दिए हैं, अब कैसा लिखते हैं इसको, 0 0 1 1 0 1 0 1। एंड गेट में क्या होता है, 1 1 का 1 होता है और बाकी सब 0 होते हैं,
तो ये जो टेबल है हमारी, ये कौन से वाले ऑप्शन में हमको दिखाई दे रही है? थर्ड वाले ऑप्शन में दिखाई दे रही है, तो हमारा आंसर है थर्ड। और ये किस तरह यूज हो रहा है? ये ऐसे एंड गेट की तरह यूज हो रहा है, एंड गेट। यदि कोई पूछता कौन सा गेट है, तो ये एंड गेट है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।